क्यों बहुत सारे इंडियंस ने फॉरेन क्लोथ्स जलाने स्टार्ट कर दिए, क्यों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, और कैसे एक आदमी ने पूरे देश को बिना वेपन्स की मदद से यूनाइट कर दिया। टुडे वी आर स्टार्टिंग नेशनलिज्म इन इंडिया एंड ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और ये चैप्टर भरा हुआ है रियल स्टोरीज, इमोशंस और रिवॉल्यूशन से। लेट्स स्टार्ट, बट डोंट स्किप बिकॉज एंड में मैं PYQs भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2, हिस्ट्री, नेशनलिज्म इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। इन यूरोप नेशनलिज्म वॉज लिंक्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यूरोप में क्या था, जो नेशनलिज्म था वो किससे जुड़ा हुआ था, नेशन स्टेट्स में, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारी जो नेशन स्टेट्स थी वो फॉर्म हुई। इट चेंज पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इससे धीरे धीरे लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए चेंज होने लगी। न्यू सिंबल, सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ हेल्प क्रिएट यूनिटी। बहुत से अलग सिंबल यूज़ किए जाने लगे, सॉन्ग्स का यूज़ किया जाने लगा, आइडियाज़ का यूज़ किया जाने लगा, ताकि जो क्रिएटिव जो यूनिटी है उसको बढ़ाया जा सके। अब बढ़ते हैं इंडिया की तरफ। इन इंडिया नेशनलिज्म डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इंडिया में जो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था वो किस रूप में स्टार्ट हुआ था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के रूप में, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट होने वाला मूवमेंट। पीपल बिगेन टू फील यूनाइटेड ड्यू टू, लोग आपस में यूनाइटेड फील करने लगे थे क्योंकि कॉमन ऑपरेशन अंडर ब्रिटिश रूल, हर कोई वही झेल रहा था, हर कोई ब्रिटिश जो रूल उस समय चल रहा था उसका दबाव, उसका ऑपरेशन झेल रहा था। इसीलिए उसने क्या किया, लोगों को यूनाइट करने का काम किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिफरेंट ग्रुप्स एक्सपीरियंस्ड कोलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन हम देखेंगे कि हर एक ग्रुप ने जो कोलोनियलिज्म था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल था, उसको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया। देयर आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम वर ऑल्सो डिफरेंट, उनके जो फ्रीडम का आइडिया था वो भी बिल्कुल अलग था। द कांग्रेस लेड बाय महात्मा गांधी ट्राइड टू यूनाइटेड ऑल ग्रुप्स। बच्चों, जो हमारा पूरा चैप्टर है जो एक मेन इंसान की तरफ हमारा सेंटर्ड है, और वो मेन इंसान कौन है, महात्मा गांधी। तो कांग्रेस जो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी उसके एक मेन लीडर थे, उन्होंने क्या किया, इन सभी ग्रुप्स को जोड़ने का काम किया। यूनिटी डेवलप्ड बट नॉट विदाउट कन्फ्लिक्ट्स, यूनिटी आई तो, लेकिन किसके साथ आई, कन्फ्लिक्ट्स के साथ आई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन के समय क्या क्या देखने को मिला। Impact of the First World War. The war created a new political economic situation in India. जो ये वॉर हुई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग थी 1914 से 1918 के बीच में। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसकी वजह से हमने देखा कि एक नया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन इंडिया में आ चुका था। अगर इकोनॉमिक इफेक्ट्स की बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज, जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर थे वो सब क्या हो गए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। वॉर लोन्स एंड टैक्सेस इंक्रीज, साथ में वॉर लोन्स और टैक्सेस भी बढ़ाए गए। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज, कस्टम ड्यूटीज़ भी इंक्रीज की गई, और इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। ये इसका इकोनॉमिक इफेक्ट्स था। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। सोशल इफेक्ट्स, प्राइजेस डबल्ड बिटवीन 1913 टू 1918। उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो देखा गया जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए 1913 से स्पेशली 18 के बीच में। पीपल सफर्ड ग्रेट हार्डशिप, लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विलेजेस वर फोर्स टू सेंड सोल्जर्स, अब युद्ध के लिए जब सेना की कमी पड़ने लगी तो बहुत सारे गाँव से भी क्या किया गया, लोगों को एज सोल्जर्स युद्ध में धकेला गया। फोर्स रिक्रूटमेंट, अब बच्चों यहाँ पे क्या किया गया, फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया। फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स फोर्सिंग पीपल टू ज्वाइन आर्मी, जो लोग नहीं भी चाहते थे आर्मी ज्वाइन करना, उन्हें भी क्या किया गया, आर्मी में ज़बरदस्ती धकेल दिया गया। अब ये जो क्राइसिस की सिचुएशन चल रही थी उसमें हमें क्या क्या और देखने को मिला, क्रॉप फेलियर इन 1918 टू 19 एंड 1922 21। लोग ऑलरेडी ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो इकोनॉमिक और सोशल जो कंडीशंस वहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे क्या हुआ, सडनली जो क्रॉप थी वो सारी नष्ट हो गई। फूड शॉर्टेज, और क्योंकि फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी इसीलिए क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज होने लगी। और इसी बीच में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक बहुत बड़ी बीमारी भी यहाँ पे आ गई। अराउंड 12 to 13 मिलियन डेथ्स, जिसमें क्या देखने को मिला, 12 से 13 मिलियन जो डेथ थी वो देखने को मिली। रिजल्ट,
पीपल एक्सपेक्टेड रिलीफ आफ्टर द वॉर बट नॉट इम्प्रूव। कुछ रिलीफ तो मिला था वॉर के बाद, लेकिन पूरी तरीके से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। एमरजेंस ऑफ ए न्यू लीडर, इसी कड़ी में हमने देखा अ न्यू लीडर अपीयर्ड, एक नए लीडर आते हैं जिनका नाम था महात्मा गांधी। ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल, वो एक नया मेथड लेके आते हैं स्ट्रगल का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह ओरिजिन, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी जो थे वो इंडिया साउथ अफ्रीका से कब आए थे, तो कब आए थे, 1915 में आए थे। देयर ही हैड फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ भी उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी जो कि किसके अगेंस्ट थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो स्किन कलर के अकॉर्डिंग जो वहाँ पे भेदभाव किया जाता था काले और गोरे लोगों के बीच में, उसके लिए भी इन्होंने फाइट किया था। मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या मतलब है, बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह किस पे बेस है, ट्रुथ पे और नॉन वायलेंस पे, यानी कि सच पे और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा पे। इट इज द कॉज इन ट्रू फिजिकल फोर्स इज नॉट नीडेड। सत्याग्रह क्या कहता है कि अगर हमारा जो काम हम कर रहे हैं अगर वो काम सच्चा है तो फिजिकल फोर्स इज नॉट नीडेड, किसी भी तरीके का फिजिकल फोर्स, लड़ाई झगड़ा, वायलेंट एक्टिविटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेन आइडियाज़, अगर हम बात करें सत्याग्रह की, उसके मेन आइडियाज़ क्या थे, या हम कह सकते हैं कि गांधी जी के जो मेन प्रिंसिपल थे वो क्या थे, नो वायलेंस। सबसे जो मेन प्रिंसिपल था वो गांधी जी का क्या था, नो वायलेंस। क्योंकि अगर कोई भी गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते थे और उसमें कोई भी वायलेंट एक्टिविटी होती थी तो गांधी जी क्या कर देते थे, उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेते थे। नो रिवेंज, कोई भी रिवेंज नहीं होनी है। चेंज द ऑपरेशन थ्रू ट्रूथ, जो जुर्म करने वाला है, जो ऑपरेसर है, उसको हमें चेंज तो करना है लेकिन वायलेंट होके नहीं, बल्कि सच के बल पे। बिलीव ट्रूथ विल अल्टीमेटली विन, गांधी जी का मानना था कि जो सच है वो अंत में क्या होता है, जीत किसकी होती है, हमेशा सच की ही होती है। नॉन वायलेंस कैन यूनाइट पीपल, गांधी जी ने कहा अगर हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो हम लोगों को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, नॉन वायलेंट होके ही जोड़ सकते हैं। अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट, अगर हम बात करें गांधी जी जब 1915 में इंडिया आए तो जो उन्होंने मूवमेंट चलाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। मैप वर्क में भी आगे हम जब मैप वर्क करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे, ये आपसे इंसिडेंट पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने जो अर्ली मूवमेंट चलाए थे उसमें 3 जो मेन मूवमेंट है वो 3 मूवमेंट हैं। पहला है चंपारण जो कि बिहार में 1917 में चलाया गया था। दूसरा है खेड़ा जो 1917 में ही चलाया गया था, लेकिन कहाँ चलाया गया था, गुजरात में चलाया गया था। और तीसरा है अहमदाबाद 1918 में चलाया गया था, जो कहाँ चलाया गया था, अगेन गुजरात में चलाया गया था। तो बच्चों जो पहला मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था चंपारण, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स। तो बिहार में क्या था, जो फार्मर्स थे उनसे इंडिगो की यानी कि नील की खेती कराई जाती थी इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। क्योंकि जो इंडिगो क्रॉप है वो क्या करती है, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। सेकंड जो इनका मूवमेंट था वो था खेड़ा मूवमेंट, क्रॉप फेलियर। तो खेड़ा में क्या देखा गया कि जो क्रॉप थी वो फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। पेजेंट्स डिमांडेड टैक्स रिलैक्सेशन, तो इधर जो किसान थे उन्होंने डिमांड की किस चीज़ की, टैक्स को कम किया जाए, टैक्स रिलैक्सेशन की। तो इसलिए गांधी जी की लीडरशिप में क्या हुआ, खेड़ा में ये मूवमेंट चलाया गया। तीसरी तरफ अहमदाबाद 1918 में जो ये मिल वर्कर्स का जो मूवमेंट था ये हमें देखने को मिला था, जो कि वेजेस इंक्रीज करने के लिए चलाया गया था। तो इस तरीके से ये तीनों मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, द रॉलेट एक्ट जो कि कब हुआ था, 1919 में, पास बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये रॉलेट एक्ट क्यों पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ताकि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रोका जा सके। रॉलेट एक्ट लागू होने के बाद क्या हुआ, अलाउड अरेस्ट विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 ईयर्स। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के, बिना किसी अपील के क्या किया जा सकता था, अरेस्ट किया जा सकता था। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता था। यानी कि आप देखिए ये जो एक्ट है वो कितना क्रूल एक्ट है कि अभी उन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने जिस चीज़ के लिए इन्हें अरेस्ट किया जा रहा है कि वो किया भी है या नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रायल बेसिस पे क्या होता है, 2 ईयर्स के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी वजह से गांधी जी अपोज एंड लॉन्च, गांधी जी ने इसको अपोज किया और लॉन्च किया एक नेशनल वाइड सत्याग्रह 1919 में, जो कि कब हुआ था, 6 अप्रैल को। अब इसमें जो पब्लिक का रिस्पांस हमें देखने को मिला, उसमें पब्लिक के रिस्पांस में हमने क्या देखा, रैलीज एंड स्ट्राइक्स अक्रॉस इंडिया, पूरे देश में रैलीज और स्ट्राइक्स की गई।
शॉप्स क्लोज, दुकानें बंद कर दी गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, जो वर्कर्स थे वो भी स्ट्राइक पे चले गए। ब्रिटिशर्स का रिएक्शन इस पे हमने क्या देखा, लीडर्स अरेस्टेड, बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी वो स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और साथ ही गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया था। स्प्रेड ऑफ वायलेंस, लेकिन क्या देखा गया, धीरे धीरे कुछ वायलेंट एक्टिविटी होती हैं, और उन वायलेंट एक्टिविटी में क्या था, 10 अप्रैल को पुलिस फायर्ड ऑन अ पीसफुल क्राउड इन अमृतसर। 10 अप्रैल को जो पुलिस है, एक बहुत शांतिपूर्ण सभा चल रही थी अमृतसर में, जो पुलिस है वो क्या करती है, उन पे फायर स्टार्ट कर देती है। पीपल बिकेम वायलेंट, लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स अटैक, बहुत सारी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें अटैक किया जाता है, और इसका रिजल्ट देखने को मिलता है मार्शल लॉ इम्पोज्ड। मतलब जब किसी एरिया में नॉर्मल गवर्नमेंट जो है उसको हटाकर क्या कर दिया जाता है, आर्मी को पूरा कंट्रोल दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है मार्शल लॉ। तो कंट्रोल किसके हाथों में आ गया, कंट्रोल गिवन टू जनरल डायर। जो कंट्रोल था वहाँ पे, जो भी वायलेंट एक्टिविटी उस समय वहाँ पे हो रही थी, उसका कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, जनरल डायर के। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन अ क्लोज ग्राउंड, एक बहुत बड़ी जो भीड़ थी, सभा थी, वो इकट्ठा हुई थी एक क्लोज ग्राउंड में। तभी जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया, ब्लॉक एग्जिट, जो वहां से निकलने का रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया, और ओपन फायर विदाउट वार्निंग, कोई भी वार्निंग नहीं दी गई और सीधे ही गोलियां चलानी शुरू कर दी गई। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए, और इसका पर्पस क्या था, टू क्रिएट फियर अमंग पीपल, ताकि लोगों के बीच में एक डर बैठ सके। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, अब धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट थी वो कहाँ तक फैल गई, नॉर्थ इंडिया में फैल गई। ब्रिटिश रिप्रेशन बिकेम ब्रूटल, अब जो ब्रिटिश का जो वहाँ पे लोगों को रिप्रेस कर रहे थे वो बहुत भयंकर बन चुका था। क्रॉल ऑर्डर्स में क्या किया जाता था, जैसे बच्चा क्रॉल करते हुए चलता है, रेंगते हुए चलता है, इसी तरीके से जो लोग थे उन्हें ज़बरदस्ती ज़मीन पे रेंगते हुए चलने के लिए मजबूर किया जाता था। फोर्स सैल्यूट, उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो ब्रिटिशर्स को सैल्यूट करें। पब्लिक फ्लॉगिंग, पब्लिक फ्लॉगिंग मीन्स लोगों को सबके सामने पब्लिकली जो कोड़ा होता है, कोड़े से मारना पीटना एज अ पनिशमेंट। विलेजेस बॉम्ब्ड, गांव के गांव ही बॉम्ब से उड़ा दिए गए। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू इंक्रीजिंग वायलेंस, लेकिन क्या देखने को मिला, ये जो गांधी जी ने ये जो मूवमेंट था, एंड में क्या हुआ, इस मूवमेंट को वापस ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि वायलेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और हम गांधी जी के प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं नॉन वायलेंस। नीड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इससे पहले बच्चों अभी हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट थे वो देखे। रॉलेट एक्ट, जिसमें लोगों को बिना ट्रायल के बेस पे 2 साल के लिए अरेस्ट कर लिया जाता था, और दूसरी तरफ एक जलियांवाला बाग मैसेकर जैसा इंसिडेंट हमने देखा, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, जिसमें लोग एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे और वो जानते भी नहीं थे कि एक मुसीबत एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका रास्ता देख रही है। नीड फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गांधी रियलाइज्ड अ मास मूवमेंट नीड्स यूनिटी, अब गांधी जी को कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक मास मूवमेंट चलना चाहिए, और उसके लिए यूनिटी की ज़रूरत है। तो हिंदू एंड मुस्लिम्स मस्ट कम टुगेदर, गांधी जी समझ चुके थे इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड समझते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ऑटोमन एम्पायर वॉज डिफीटेड, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट में हमने क्या देखा, जो ऑटोमन एम्पायर था वो भी हार गया। खलीफा जो कि स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मुस्लिम्स थे, वॉज इन डेंजर, जो खलीफा थे वो भी डेंजर में आ गए, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से हार चुका था। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खिलाफत मूवमेंट के दो इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, पहले मोहम्मद अली और उन्हीं के भाई दूसरे शौकत अली। गांधी एंड खिलाफत, गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी जो थे उन्होंने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को, और इसका मेन जो एम अभी हमने पढ़ा वो क्या था, हिंदू और मुस्लिम को एक करना। 1920 कांग्रेस सेशन, 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, मैप वर्क में कई बार पूछा जाता है। डिसीजन टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये डिसाइड किया गया कि एक मूवमेंट चलाया जाएगा जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वाई नॉन कोऑपरेशन, क्यों लोगों ने कोऑपरेट करना जो बंद था वो क्यों बंद किया। इन हिज बुक, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। गांधी जी सेड
ब्रिटिश रूल एग्जिस्ट बिकॉज इंडियंस कोऑपरेट। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश रूल सिर्फ यहाँ पे इसलिए एग्जिस्ट कर पा रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंडियन जो हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं। इफ इंडियंस स्टॉप कोऑपरेटिंग, अगर इंडियंस जो हैं वो कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स, ब्रिटिश रूल उसी समय कोलैप्स कर जाएगा। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम स्टेप्स। नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था जब वो स्टार्ट किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। सरेंडर टाइटल्स, लोगों ने अपने टाइटल्स जो उनको ब्रिटिशर्स ने दिए थे वो सब वापस कर दिए। क्या क्या चीज़ों का बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया। सिविल सर्विसेज जो थी उनका बॉयकॉट किया गया, आर्मी का बॉयकॉट किया गया, पुलिस का बॉयकॉट किया गया, कोर्ट्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सब चीज़ों का क्या किया, बहिष्कार, लोगों ने इनको छोड़ दिया। बॉयकॉट मीन्स रिफ्यूजल टू यूज़ और पार्टिसिपेट, उन चीज़ों को यूज़ करना बंद कर देना। जैसे जो विदेशी कपड़े हैं अगर हम उनको यूज़ करना बंद कर दें, रिफ्यूज़ कर दें, तो इसको क्या कहा जाता है, बॉयकॉट ऑफ क्लोथ्स। और इसी तरीके से अगर हम सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं तो ये भी बॉयकॉट कहलाता है। मास मूवमेंट बिगिंस। अब धीरे धीरे क्या देखने को मिला, एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट जो गांधी जी स्टार्ट करना चाहते थे वो स्टार्ट हो गया। गांधी एंड शौकत अली ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया। गांधी जी और जो शौकत अली थे जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे वो पूरे देश में घूमे। मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट, धीरे धीरे उन्होंने जो पब्लिक सपोर्ट था वो इकट्ठा करना शुरू किया। इंटरनल डिफरेंसेस इन कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में कुछ इंटरनल डिफरेंसेस देखने को मिले। सम लीडर्स वर अनश्योर अबाउट, कुछ लीडर्स बहुत ज़्यादा इसके लिए श्योर नहीं थे कि बॉयकॉटिंग इलेक्शंस करना सही है या नहीं है, क्योंकि जब तक हम इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे, जब तक हमारा पार्टिसिपेशन इलेक्शन में नहीं होगा तो हम अपनी बात ब्रिटिशर्स के सामने कैसे रखेंगे। इसलिए कई लोग इस चीज़ से अनश्योर थे कि बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फियर ऑफ वायलेंस, कई लोगों को डर था वायलेंस का। फाइनल डिसीजन लिया गया दिसंबर 1920 में, जो कि कहाँ हुआ था, कांग्रेस का एक सेशन हुआ था नागपुर में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज एक्सेप्टेड। फाइनली जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। कौन से सेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म है इंडिया में वो स्टार्ट होता है, जिसकी शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसने कैसे ऐसी कंडीशन बना दी जिसकी वजह से हमें देखने को मिला कि सारे जो लोग थे वो यूनाइट हुए और उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट किया। उसके अलावा बच्चों आज हमने समझा आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो गांधी जी का ट्रुथ और नॉन वायलेंस से जुड़ा हुआ जो सत्याग्रह था उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा बच्चों हमने डिस्कस किए गांधी जी के जो अर्ली एक्सपीरियंसेस थे, एक्सपेरिमेंट्स कह सकते हैं सत्याग्रह के, जिसमें 1917 में चंपारण वाला सत्याग्रह हमने देखा, जिसमें देखा कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको किस तरीके से इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जाती थी। इसके अलावा 1917 का खेड़ा मूवमेंट हमने देखा, जिसमें रेवेन्यू या जो टैक्स था उसको रिलैक्स करने की बात की गई थी। और 1918 का जो अहमदाबाद का मूवमेंट था, जिसमें जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उन्होंने बात की थी कि उनकी वेजेस को इंक्रीज किया जाए। इसी कड़ी में हमने देखा रॉलेट एक्ट पास किया गया। रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को 2 साल के लिए बिना ट्रायल के क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जलियांवाला बाग इंसिडेंट देखा गया 1919 में, जो कि लॉन्च किया गया था। इसमें देखा कि बहुत सारे जो लोग थे उन्हें बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी क्राइम के क्या किया गया, उठा के जेल में डाल दिया गया। जलियांवाला बाग इंसिडेंट में हमने देखा कि एक शांतिपूर्ण सभा जो थी वो अमृतसर में चल रही थी और उसी समय लोगों को ये पता नहीं था कि वहाँ पे मार्शल लॉ है, यानी कि आर्मी रूल चल रहा है, तो जनरल डायर ने वहाँ पे फायर करवा दिया और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान चली गई, जिसका विरोध पूरे देश में देखने को मिला। और उसके बाद शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ये महसूस करने लग गए थे कि एक बहुत मास मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ेगा जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना ज़रूरी है। और उसके बाद लॉन्च होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, जिसमें हमने देखा कि लोग सरेंडर कर रहे हैं अपने टाइटल्स, बॉयकॉट कर रहे हैं सिविल सर्विसेज, फॉरेन मेड गुड्स आदि को, जो कि कब हुआ था, नागपुर में, जो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसी में क्या किया गया था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको स्टार्ट कर दिया गया था। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी इन बॉम्बे। सेकेंड, जलियांवाला बाग मैसेकर। थर्ड, बारदौली सत्याग्रह। फोर्थ, विदड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हमें इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो खिलाफत कमेटी थी बॉम्बे में वो कब बनी थी, 1919 में बनी थी।
जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको भी अभी हम आगे समझेंगे। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, गांधी जी ने उसको विथड्रॉ कर लिया था। कब कर लिया था गांधी जी ने इस मूवमेंट को विथड्रॉ? 1922 में, जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसमें। तो बच्चों, ये जो खिलाफत कमेटी है, ये जलियांवाला बाग मैसेकर से पहले, कुछ टाइम पहले बन चुकी थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन डैश ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश प्रेस एक्ट। इसको अभी हम आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें समझेंगे ये कब हुआ था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो कब पास किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 में पास किया गया था। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू जलियांवाला बाग मैसेकर? एक्सप्लेन। तो बच्चों, इसमें इंडियन ने किस तरीके से रिएक्ट किया जब हमने देखा था कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण सभा जो चल रही थी, एक पीसफुल गैदरिंग चल रही थी अमृतसर में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था? फायर करवा दिया था लोगों के ऊपर। तो लोगों ने किस तरीके से रिएक्ट किया? बहुत सारी स्ट्राइक्स की गई, बहुत सारे क्लैशेस हुए। लोगों ने जो पुलिस और गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर अटैक किया, और लास्ट में हमें क्या देखने को मिला? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ब्रूटली, बहुत ही निर्दयी तरीके से क्या हुआ? इसको सप्रेस करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बच्चों, इसमें हमने देखा था जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था उसने कैसे मॉडर्न नेशनलिज्म को जन्म दिया था। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे और वो सभी लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, उसने क्या किया? बहुत सारे लोगों को, सभी ग्रुप्स को यूनाइट करने का काम किया। लोगों को समझ में आ गया कि उनका जो ऑप्रेसर है वो कॉमन है, जो इनको ऑप्रेस कर रहा है वो कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। इसीलिए लोग क्या हुए? इसी वजह से यूनाइट होने शुरू किए। लेकिन जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स का रूल था, वो सभी लोगों के लिए सेम नहीं था, अलग अलग था, डिफरेंटली हम इसको देख सकते हैं। लेकिन इन सबको जोड़ने का काम किसने किया? एक लीडर, जो कांग्रेस के एक लीडर थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्या किया? इन सभी ग्रुप्स को, जो डिफरेंट डिफरेंट सोच वाले ग्रुप्स थे, उनको यूनाइट करने का काम किया बिना किसी कन्फ्लिक्ट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी से सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स? एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो बच्चों, गांधी जी का मानना था कि हर एक सोल के अंदर, हर एक आत्मा के अंदर क्या होता है? ट्रुथ। तो ट्रुथ जो है, जो सच्चाई है, वो हमारे सोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था उसमें वो ये मानते थे, गांधी जी ने अपनी बुक जो हिंद स्वराज है उसमें भी ये बात कही थी कि अगर हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, ब्रिटिशर्स, तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है? नॉन वायलेंट होके और ट्रुथ के साथ ही हम ब्रिटिशर्स को हराते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा एम सच्चा हो तो हमें किसी भी वायलेंट एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती। मेंशन एनी 2 इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। तो बच्चों, इसका इम्पैक्ट हमने क्या देखा था? जो टैक्सेस थे वो बढ़ चुके थे, जो वॉर लोन्स थे वो बढ़ा दिए गए थे। इसके अलावा जो प्राइजेस थे उसी समय देखने को मिला, जो प्राइजेस थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। तो लोगों की जो मुश्किलें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और उसी साथ में हमें क्या देखने को मिला? क्रॉप फेलियर देखने को मिला, फूड शॉर्टेज देखने को मिला, बीमारियां देखने को मिली, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या थी? डेथ हो गई थी। लेकिन बच्चों, इसके साथ ही इसका एक पॉजिटिव पार्ट भी रहा था। इसका पॉजिटिव पार्ट ये था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका पूरा फोकस था कि वो ऐसी चीज़ों को बनाए जिनको युद्ध में, यानी कि वॉर के टाइम पे यूज़ किया जाता है। तो जब वो सारी चीज़ें युद्ध के समय के लिए बनाने लगी तो इधर किसको फ़ायदा मिला? जो इंडियंस थे उनको फ़ायदा मिला, वो अपने मार्केट के लिए सामान बना सकते थे। और कहीं ना कहीं जो लोकल बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको इसका फ़ायदा देखने को मिला कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इम्पैक्ट्स हम ऑलरेडी सारे इम्पैक्ट्स पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक, सोशल और जो भी क्राइसिस देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत इशू? राइट मेन रीजन। तो बच्चों, ये हमने डिस्कस ही किया था, गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया था खिलाफत इशू? क्योंकि उनको ये बहुत एक अच्छा समय दिखाई दिया जिससे क्या किया जा सकता था, जो मुस्लिम्स हैं और इंडियंस हैं उनको इकट्ठा किया जा सकता था, हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा किया जा सकता था अंडर वन अम्ब्रेला। नेम 2 मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन द ईयर 1990। तो इसके मेन लीडर्स कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली।
ट्रेस द रीज़न बिकॉज ऑफ विच गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919। तो गांधी जी ने ये सत्याग्रह क्यों चलाया था? ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके अगेंस्ट जो एक ब्लैक लॉ भी हम कह सकते हैं, काला कानून भी जो था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 में। व्हाट डिड ब्रिटिश डू टू रिप्रेस द रॉलेट एक्ट सत्याग्रहीज? तो बच्चों हमने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सत्याग्रह करने वाले जो लोग थे उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उन्हें अरेस्ट किया गया, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई और उनका जो प्रोटेस्ट था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एनालाइज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। In India, the growth of modern nationalism was intimately connected to anti-colonial movement. Analyze the statement. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था उसने लोगों को यूनाइट करने का काम किया था, क्योंकि उनका जो ऑपरेसर था उन पे अत्याचार करने वाला कॉमन था, वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। इसलिए क्या हुआ, जो अलग अलग सोच वाले जो लोग थे, जो ग्रुप्स थे, वो भी आपस में एक हो गए और आइडियाज़ और फ्रीडम देखने को मिला और गांधी जी ने क्या किया? इन सभी ग्रुप्स को यूनाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया बाय जॉइनिंग खिलाफत आंदोलन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद 3 आर्ग्यूमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी हमने स्टार्ट ही किया है, इसकी डिटेल अभी पढ़नी बाकी है। हाँ, खिलाफत आंदोलन हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम जो यूनिटी है इसको फोकस करते हुए गांधी जी ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो ये भी अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिकेम अ मूवमेंट, अभी ये रहता है हमारा ये टॉपिक। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये बहुत डिटेल में, लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में आपसे पूछा जाता है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में अभी हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमने देखा इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें क्या देखने को मिला, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो एकदम से बढ़ गया था, लोन्स वगैरह जो थे वो इंक्रीज कर दिए गए थे, इनकम टैक्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस दे। इसके अलावा जो प्राइसेस थे वो राइज कर गए थे बहुत ज़्यादा, और जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी, फूड शॉर्टेज हो गई थी, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां जो थी वो देखने को मिली थी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 2 सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी जस्ट आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो बच्चों हमने डिस्कस किया था गांधी जी के जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के रूप में हमने देखा था, जिसमें चंपारण बिहार में जो इंडिगो फार्मर्स वाला जो मूवमेंट था वो 1917 में वो देखने को मिला था। इसके अलावा खेड़ा गुजरात में भी हमने देखा था मूवमेंट गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें टैक्स रिलैक्सेशन की बात की गई थी। और तीसरा मूवमेंट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि मिल वर्कर्स का अहमदाबाद गुजरात वाला जो मूवमेंट था 1918 में जो लॉन्च किया था, जिसमें वेजेस राइज करने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट ऑफ 1919? हाउ वॉज इट ऑर्गेनाइज्ड? एक्सप्लेन। तो बच्चों जैसा हमने देखा था जो रॉलेट एक्ट था एक बहुत ही ख़राब, हम इसको लॉ कह सकते हैं, ब्लैक लॉ भी हम इसको कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं, जिसमें हमने देखा था किसी भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें सिर्फ शक के आधार पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर को क्या किया जा सकता था? 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता था। तो गांधी जी ने हमने देखा इसको अपोज किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको लॉन्च किया गया था। बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ आया हो तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और दांडी मार्च वगैरह, इस सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो नोट्स की फॉर्म में और PYQs के साथ रेगुलरली लाती रहती हूँ। कीप वॉचिंग।